हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द फिजिक्स क्लास। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले का फिर से एक बार यहाँ पे रिवीजन करते हैं। हमें पता है कि अगर हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्स फोर्स को फाइंड करना है तो जो फोर्स होता है उनके बीच में वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज का कुछ डिस्टेंस r के ऊपर अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो होता है E = 1/4πε0 × Q/r²। अगर हमें किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो वो होता है P = 2a × Q। वैसे ही अगर हमें डाइपोल का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी एक्सियल पॉइंट के लिए तो वो होता है EA = 1/4πε0 × 2p/r³। वैसे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस केस में जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 × p/r³। ये जो लास्ट के दो फार्मूले हैं इनके लिए हमने एक कंडीशन ली थी कि अगर हमारा r काफ़ी बड़ा है a से तो उस केस में ये फार्मूला हमने अप्रॉक्सीमेट किया था। इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ आएंगे उसमें हमें ये फार्मूले भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, इससे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बिल्डर की तरह मानते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। इज़ अ चार्ज ऑफ 6.8 × 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल। क्या 6.8 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? अब ये एक्चुअली एक सिंपल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। हमने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज जो होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी किसी भी चार्ज के लिए वो हमेशा इंटीग्रल आनी चाहिए। अगर वो इंटीग्रल नहीं आती है तो इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो वही हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम लिख सकते हैं कि Q = n × E। Q का मतलब यहाँ पर नेट चार्ज है, n का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस और E का मतलब फंडामेंटल चार्ज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n = Q/E। चार्ज कितना हमारे पास में है जो चेक करना है हमें, वो है 6.8 × 10⁻⁻18 है। ठीक है, तो ये अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करेंगे तो जो n का वैल्यू निकल रहा है अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में वो आता है 42.5। लुक एट द वैल्यू, कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, n = 42.5 जो कि इंटीग्रल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हम चार्ज यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है हमारे पास में है। प्रॉब्लम कहता है इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अगर उस प्रॉब्लम के लिए एक डायग्राम के टर्म में अगर उसको हम समझ सके तो काफ़ी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी क्या कह रहा है प्रॉब्लम, हमारे पास एक मान लो बॉडी है ऐसी, ठीक है, और इस बॉडी में से एक बंच निकल रहा है बाहर इलेक्ट्रॉन्स का, और इस बंच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पर सेकेंड यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि ऐसे अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स के बंडल्स बाहर आते हैं तो ये 1 कूलम चार्ज कितनी देर में फॉर्म करेंगे या कब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है इस बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें पूछा है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है इसका इक्विवेलेंट चार्ज कितना है, और फिर उस इक्विवेलेंट चार्ज से हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज हमारा कब बनेगा, कितने सेकेंड्स के बाद में बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट पर सेकेंड दे आर 10⁹। ठीक है,
चार्ज गिवन आउट पर सेकेंड। अब अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, Ne चार्ज बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज यहाँ पे बाहर निकल रहा है पर सेकेंड में वो कितना है, 10⁹, ये n हो गया हमारा। और जो E की वैल्यू है फंडामेंटल चार्ज की वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी, और रिक्वायर्ड चार्ज कितना हमारा है, 1 कूलम है। तो टाइम जो हमें लगेगा 1 कूलम फॉर्म करने के लिए वो होगा कैपिटल Q/Q। हम बस यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हैं कि कितने टाइम्स ये चार्ज बाहर निकलने चाहिए ताकि हमें 1 कूलम का चार्ज मिल सके। तो कैपिटल Q हमने 1 कूलम ले लिया है, स्मॉल q हमारे पास में आ गया, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाला, ये हम पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो ये पुटअप करने के बाद में, सॉल्यूशन करने के बाद में जो फाइनल आंसर निकल रहा है वो आ रहा है 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड्स। ठीक है, या यूँ कहो कि इतने टाइम्स अगर हमारा चार्ज का बंच बाहर निकलता है तो उस केस में हमें 1 कूलम का चार्ज मिलेगा। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जो 1 सेकेंड है उसको हम वापस मिनट्स में या फिर उसको ईयर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे सिंपली इसको जो है कन्वर्ट करने वाले हैं किस में, ईयर्स में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिवाइड कर लिया है फैक्टर से, वो इस तरह से है 3600 इंटू 24 इंटू 365। ये कहाँ से आया है, हमें पता है कि एक साल जो होता है या 1 ईयर जो होता है वो 365 डेज से बनता है, और 1 डे जो है वो 24 से बनता है, 24 आवर से बनता है, और एक आवर जो है वो 60 इंटू 60 सेकेंड से बनता है। तो इसलिए इसको अगर हम कन्वर्शन फैक्टर की तरह यूज़ करें तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल रहा है वो फाइनल आंसर हमारा होगा 198.18 ईयर्स। लुक एट द क्वांटिटी, लुक एट द वैल्यू, ये काफ़ी बड़ा वैल्यू है। कम से कम लगभग 200 साल तक का टाइम लग जाएगा 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए ही। इसका मतलब 1 कूलम जो है वो काफ़ी बड़ा चार्ज है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो हम जनरली माइक्रो कूलम या नैनो कूलम की जनरली बात करते हैं। 1 कूलम अपने आप में काफ़ी बड़ा यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा है, अ मेटल स्फीयर हैज़ अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रो कूलम व्हेन 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर, व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक सिंपल लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। मान लो मेरे पास एक बॉडी है इस तरह की, और इस बॉडी के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अगर इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आ जाता है, पहले कितना चार्ज था इसका, -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज था इसका पहले। ठीक है, अब कितना चार्ज हो गया इसके अंदर, अब हो गया इसके अंदर -E चार्ज, और जो बाहर चार्ज आ गया वो हमारे पास कितना है, -E चार्ज है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज बाहर आ रहा है एक तरह से ये आउट जा रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड हुआ होता अलग से तो चार्ज बनता -3E, तो हम ये कहते कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये एक सिंपल लॉजिक हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अगर चार्ज बाहर जाता है तो चार्ज पॉजिटिव बाहर गया ऐसा हम एज्यूम करेंगे, और कोई नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर आता है तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐड हो गया। ये कन्वेंशन की तरह हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यही लॉजिक यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है हमें, पहले एक जो स्फीयर था उसके पास चार्ज था -6.5 माइक्रो कूलम का। ठीक है, ये चार्ज इसके पास था, इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, चार्ज नहीं बोला यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जब इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कितने, 5 इंटू 10⁻13, तो उसका इक्विवेलेंट चार्ज कितना होगा। जो चार्ज बाहर गया उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, और फिर जो रिमेनिंग चार्ज है उसको हम एक तरह से यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो नेट चार्ज पहले से अवेलेबल है, चलो उसको हम Q1 मान लेते हैं, वो है -6.5 माइक्रो कूलम। अब हम निकालते हैं कि उन
इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर चले गए उनका इक्विवेलेंट चार्ज कितना हुआ। जैसे पहले सॉल्व किया था हमने, वो आएगा n इंटू ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए 5 इंटू 10⁻13 चले गए, और जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो ये बन जाता है 8 माइक्रो कूलम। इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ये पॉजिटिव है नहीं चार्ज बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है, बट इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास नेट बचेगा, एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर, Q2 इज सपोज पॉजिटिव, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन स्फीयर कितना बनेगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। वैल्यू को पुटअप कर लो, अगर हम वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा -6.5 प्लस 8। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा अभी, दैट आंसर इज 1.5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा इसका आंसर 1.5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक जो 3 न्यूमेरिकल लिए हैं वो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल लिए हैं हमने, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ में बिल्टअप हो ताकि हम आगे और बढ़ सकें। एक और करते हैं, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल ये भी। 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. जैसा मैंने पहले कहा था, अगर हम प्रॉब्लम का एक डायग्राम बनाने में सफल हो जाते हैं तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे सिचुएशन है, पहले उसको समझो क्या है। तो हमारे पास 2 चार्जेस है ऐसे इस तरह से, और इन 2 चार्जेस को जो है हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे अटैच किया हुआ है, और ये स्ट्रिंग कैसी है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे ये दोनों चार्जेस हमारे सिमिलर चार्जेस हैं जो कि 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम के हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, इस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह का टेंशन आ जाएगा ऐसे कुछ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से। सपोज ये हमारे पास में स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे टेंशन आ जाएगा, है ना, इस तरह से। ये थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा ऐसे, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे आएगा। ये ऐसे दूर जाने की कोशिश करेगा तो टेंशन इसमें ऐसे आएगा। तो ये टेंशन कितना आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। इन शॉर्ट हमें एक तरह से यहाँ पे इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो निकालना है। बढ़ते हैं। सो वी हैव Q1 Q2 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम का है चार्ज। सेपरेशन कितना है इनके बीच में, 1 मीटर है। और चलो सपोज़ ये एयर के अंदर रखे हुए हैं, तो हम K का वैल्यू यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 ले सकते हैं। अब R यहाँ पे हमारा 1 मीटर है, इसलिए जो फोर्स का फार्मूला है उसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर F इक्वल टू KQ1 Q2। ये कैसे आया फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है F का वो है KQ1 Q2 अपॉन R²। लेकिन R हमारा कितना है यहाँ पर 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया, F इक्वल टू KQ1 Q2 बच गया। तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब हम जस्ट अगर वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। जो Q1 Q2 के वैल्यूज़ है वो हमने पुटअप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ये जो 4 न्यूमेरिकल थे ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल थे। अब थोड़ा सा इसको हम लेवल को बढ़ाते हैं अगले न्यूमेरिकल के अंदर। देख लो अभी ये है अगेन हमारे पास एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। ये भी उतना सॉल्यूशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस Q is held at the center of a square of each side 1 meter. It is surrounded by 8 charges arranged on the square as shown in the figure. If Q is equal to 2 microcoulomb, what is the net force on the particle? ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। डायग्राम देख लो पहले अच्छे से, समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, हमारे पास
8 चार्जेस है अलग अलग यहाँ पे पुटअप किए हुए हैं। और ये जो साइड हमें यहाँ पे दी है, ये साइड का कितना डिस्टेंस दिया है हमें, 1 मीटर दिया है। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर में ओ पे, वो चार्ज प्लस क्यू है और इसके सराउंडिंग में हमारे पास ये चार्जेस ऐसे हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो फोर्स लगेगा किसी भी दो चार्ज के बीच का, या खास करके इस ओ के ऊपर जो चार्ज रखा है उसके बीच में और बाकी चार्जेस के बीच में, वो फोर्स किस तरह से होगा। चलो हम लेते सपोज ये -2q चार्ज। ठीक है, तो ये -2q चार्ज और इसके बीच का फोर्स तुम्हारा कुछ ऐसे होगा इस लाइन के अलाउंग ज्वाइन करने के बाद में। ठीक है, और इनके बीच का ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा इस तरह से। वैसे ही इस अपोजिट एंड में भी यहाँ पे वही सेम चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इसको ऐसे यहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा और ये प्लस क्यू के भी इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली इसके ऊपर जो है वो दोनों -2q से फोर्स आ रहा है। तो इसका जो नेट फोर्स है इस लाइन के अलाउंग, ये जो हमारे पास लाइन बन रही है अभी यहाँ पे ये वाली लाइन, इस लाइन के अलाउंग जो नेट फोर्स है कितना हो गया, वो 0 हो गया। मतलब इनका कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, अभी नेट फोर्स 0 कर रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं बाकी चार्जेस की, जैसे यहाँ पे ये +4q है, ये +4q है, इनका जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स ऐसे एक्ट करेगा यहाँ पर। ये पहला जो +4q है इस +q को यहाँ रिपेल करने की कोशिश करेगा और दूसरा जो +4q है यहाँ पर, ये इसको ऐसे यहाँ पे रिपेल करने की कोशिश करेगा। नेट फोर्स वापस यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ऐसे ही इन सब का जो फोर्स है अल्टीमेटली इसका भी फोर्स 0 बन जाएगा। वैसे ही -3q इसका फोर्स भी यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो कहने का मतलब -2q +4q और ये -3q, इनका फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 बन रहा है। लेकिन भले ही ये फोर्सेस 0 है, यहाँ पे अगर हम चार्ज देखते हैं तो ये है +7q और यहाँ पे है -7q। अगर ये भी +7q होता तो आंसर 0 आता, या अगर ये भी -7q होता तो हमारा फोर्स 0 आता। लेकिन यहाँ पर एक चार्ज +7q है और एक -7q है, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो +7q है इस +q को यहाँ पे ऐसे नीचे की ओर ऐसे पुश करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो -7q है ये इस +q को भी ऐसे नीचे ही खींचेगा। अब यहाँ पर एक नेट फोर्स ऐसा अवेलेबल है, ये फोर्स और ये फोर्स यहाँ पे एडअप हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो चार्ज है +q, ये यहाँ पे एक तरह से एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे फेस करेगा, जो कि हमने इस एरो से यहाँ पे शो किया है। तो ये फोर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था बट एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर। अब देखो हमें बस क्या करना है, इन दोनों चार्जेस का फोर्स निकालना है। कितना होगा ये होगा F = 1/4πε0 × 7q/1/2²। कैसे आया ये है इस चार्ज के ऊपर का फोर्स। ये पूरा हमें पता है 1 मीटर है, तो ये कितना होगा, ½ मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो r² का मतलब हमने ये डिस्टेंस यूज़ कर लिया यहाँ पर। पहला चार्ज हमारा 7q है, दूसरा चार्ज यहाँ पर q है, तो ये फोर्स हो जाएगा। ये हो गया पहले चार्ज का फोर्स। वैसे अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड का फोर्स ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1/4πε0 × 7q/½ ध्यान दो यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने डायग्राम में दिखाई है, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 2.016 न्यूटन। यू जस्ट कैरी ऑन द कैलकुलेशंस। ठीक है, थोड़ा सा एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग करते हैं अभी। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये भी, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। 2 equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in the figure. Calculate the magnitude and direction of the force on the 3 microcoulomb charge. ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे डायग्राम में तो क्लियर हो जाएगा पूरा। हमारे पास यहाँ पे 2 चार्जेस है, एक है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा भी है +2 माइक्रोकूलम। पहला रखा है हमने ए पे, दूसरा रखा है सपोज ये बी पे।
और इनके बीच की जो दूरी है वो है 6 मीटर की। अब प्रॉब्लम में क्या पूछा है हमें ये पूछा है कि दिस टू चार्जेस दे आर इंटरेक्टिंग विद द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है पी पॉइंट पर। तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स ये दोनों लगाते हैं या लगा रहे हैं, हमें ये पूछा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम। फ्रॉम द फिगर वी हैव ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं? अभी देखो, हमें क्या करना है, इस चार्ज के ऊपर का फोर्स निकालना है। लेकिन जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये है, ये वाला, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये दूरी पता है और ये दूरी हमें दी हुई है प्रॉब्लम के अंदर ही। ठीक है, तो इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम ओ ए की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। ओ ए और ओ बी जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ से √3 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर, जो कि बन जाएगा हमारा 5 मीटर। ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है मुझे शायद। ये जो प्रॉब्लम ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं ये हमारा किसका है? बेसिकली ये ए पी और इस बी पी का डिस्टेंस है, ये मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, ओ ए और ओ बी तो हमारे पास ऑलरेडी 3 मीटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ओ ए और ओ बी नहीं है, ये क्या है? ए पी और बी पी की डिस्टेंस है, कितनी है? ये 5 मीटर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? ओ ए ये है, ओ पी ये है और ये हमारा ए पी है। ठीक है, तो ए पी और बी पी दोनों सेम ही रहेंगे हमारे यहाँ पर, उनका डिस्टेंस सेम ही है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये वाला पॉइंट ए पी और बी पी, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ लो उसको अभी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स ऑन चार्ज P ड्यू टू चार्ज एट A कितना होगा? ये बन जाएगा हमारे पास में फोर्स F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लिख सकते हैं। अब अगर हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो जो हमारा F1 है वो आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब देखो यहाँ पे ये जो चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का A के ऊपर, वो क्या कर रहा है? इस चार्ज के ऊपर जो P पे रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो ऑब्वियसली ये इसको रिपेल करेगा और रिपेल करने के बाद में जो फोर्स आएगा वो होगा इस P A डैश के अकॉर्डिंग, या इसके अलॉन्ग ये फोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का। अब दूसरी बात देखो यहाँ पर, ये जो हमारे पास फोर्स है कौन सा? P A डैश, इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा है? एक है Px और एक है Py डैश। इसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड चार्ज की, ठीक है, तो सेकंड चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो भी कितना होगा? सेकंड चार्ज का फोर्स भी वो भी इतना ही होगा। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये फोर्स भी हमारा सेम होगा। वैसे ही इसका जो फोर्स होगा सेकंड चार्ज का, इस चार्ज का, ये फोर्स होगा पी बी डैश के अलॉन्ग। ठीक है, इसको भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन से हो गए वो? एक हो गया पी एक्स और एक हो गया पी वाई। अब देखो ये पी वाई के अलॉन्ग जो फोर्स है और पी वाई डैश के अलॉन्ग जो फोर्स है वो दोनों सेम ही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इन दोनों फोर्सेस का, वही यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा वो? वो बन जाएगा तुम्हारा एक तरह से यहाँ पे, मान लो अगर ये फोर्स F है तो ये F cos थीटा कंपोनेंट जो है F1 cos थीटा या F2 cos थीटा, F1 F2 दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो ये इनका जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे ऐड अप करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जो नेट फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स F1 cos थीटा। इसको हम 2 टाइम F2 cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब F1 या F2 की वैल्यू कितनी है? ये है 2.16 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये 2 और ये इसका वैल्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा जो है हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं।
तो कॉस थीटा जो है वो यहाँ से आ जाएगा 4/5। कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 4 है और ये कितना आया था 5 आया था, तो 4/5। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो आएगा 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलॉन्ग px। इस डायरेक्शन का क्या रहेगा हमारा फोर्स, ऐसे रहेगा। तो ये हो गया हमारा ये प्रॉब्लम। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई कर दिया है। हर एक चार्ज का फोर्स निकाला हमने, नेट चार्ज कहाँ पे आएगा वो हमने एस्टिमेट कर लिया है और फिर इसको सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व प्रॉब्लम दिया है तुम्हें ये, बट एक समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? ठीक है, हमारे पास 3 चार्जेस हैं। इन तीनों चार्जेस को हमने क्या कर दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे शेप में, अगर हम शेप लेते हैं जिसका साइड मान लो L है, उसके वर्टिसेस पे रखा हुआ है, और एक चार्ज जो है कैपिटल Q वो हमने रखा है उसके सेंट्रॉइड पे, कुछ इस तरह से। ये हमारा ट्राइंगुलर शेप हो गया, और चार्जेस जो हमने रखे हुए हैं वो A, B, C के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ चार्ज है कैपिटल Q वो कहाँ पे रखा है हमने, वो O पे रखा हुआ है। चार्जेस मैंने यहाँ पे शो नहीं किए हैं इस डायग्राम में, बट तुम्हें समझना है क्योंकि चार्जेस सेम ही हैं। ठीक है, Q1, Q2, Q3 अगर तुम दिखाना चाहो तो यहाँ पे ये सपोज़ Q1, इसको Q2 और इसको हम Q3 दिखा सकते हैं। और ये Q1, Q2, Q3 है ना, Q1, Q2 और Q3 ये सब इक्वल ही है, कितना है Q है, और कैपिटल Q भी कितना है Q ही है। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा पहले एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो नहीं किया है उसको। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें नेट फोर्स निकालना है। पहली बात तो यहाँ पे समझ लो, ये जो तीनों चार्जेस यहाँ पर है, इस फोर्थ चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर, लेट अस से कि हमारे पास एक ये जो AD हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी डायग्राम के अंदर, ठीक है, रेड लाइन से ड्रॉ किए मैंने, ये सपोज एक हमारा बाइसेक्टर है, एंगल को भी और BC को भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं AD की, ठीक है, तो AD कितना होगा, AB cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है 30 है, यहाँ पर है, कैसे आ गया देखो, यहाँ पर ये पूरा हमारा 60 एंगल है इस तरह से। ठीक है, ये एंगल 60 पूरा था, इसको हम कह रहे हैं AB, और ये हमारा लाइन है जो हमें फाइंड करना था, इसको हम कह रहे हैं AD। तो बेसिकली ये जो AB लाइन है इसका यहाँ पे कोसाइन कंपोनेंट इसके अलॉन्ग रहेगा, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या AB cos ऑफ 30। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो पुटअप करने के बाद में हमें मिल जाएगा AD इज इक्वल टू √3/2L। अब ये AD निकालना ज़रूरी है क्या, पहली बात तो निकाला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, यह हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो डिस्टेंस चाहिए AO, BO और CO, तो पहले AO को अगर हमें एक्सप्रेस करना है AD के टर्म में तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे AD का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम्हें करना है डायरेक्टली तो तुम कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो हम ये बाइसेक्टर्स लेते हैं वापस यहाँ पर डायग्राम में, B और C पॉइंट से भी। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं AO की बात करूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, मुझे AO चाहिए, मुझे BO चाहिए और मुझे CO चाहिए। क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं Q2, Q3 एंड Q1, और एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे इसका फोर्स निकालना है, इसके ऊपर कितना फोर्स होता है वो निकालना है। फोर्स कब निकालूंगा मैं, मेरे पास फार्मूला क्या है, F इक्वल टू KQ1 Q2/R² फार्मूला है, तो R मेरे पास में होना चाहिए। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अगर हम सॉल्व करते हैं cos 30 से, तो मैं AO को लिख सकता हूँ यहाँ पे L/√3 अल्टीमेटली, ये वाला यू कैन सी हियर, मैं इसको लिख सकता हूँ L/√3। कैसे कैसे आया देख लो, यहाँ पर cos 30 अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं L/2/AO। ठीक है, कैसे आया ये पूरा डिस्टेंस कितना है L है,
और इसका जो आधा पार्ट है वो कितना बन जाएगा, L/2 बन जाएगा, और ये हमारा AO है। तो इतना ही ट्रायंगल अगर हम लेते हैं ऐसा, ये वाला, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस AO को फाइंड कर सकते हैं। वो हमने यहाँ पे कर दिया फाइंड, ये आ गया L/3। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छे समझो, बोर मत हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अब फोर्स ऑन Q एट O ड्यू टू द चार्ज Q एट A अलॉन्ग AO इज। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जो चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है A पे, जो चार्ज O पे रखा हुआ है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अगर दोनों चार्ज सेम ही है, यहाँ का और यहाँ का चार्ज, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स इस तरह से आएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे होगा, इस AO के अलॉन्ग होगा, है ना, या फिर AD के अलॉन्ग रहेगा वो। तो वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन L/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना था हमारे पास, ये हमने फाइंड किया है यहाँ पर। अब एक बात ध्यान रखो, जो AO है, BO है और CO है, ये सारे सेम ही रहेंगे हमारे। कितने रहेंगे वो, L/√3, वो अलग से फाइंड नहीं करेंगे अब हम। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये F1 का मतलब जो चार्ज A पे रखा हुआ है वो कितना फोर्स लगा रहा है वो दिखा रहे हैं हम। ये बन जाएगा 3/4πε0 इंटू QQ/L²। ठीक है, इतना मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते, ये जो देखो यहाँ पर डायग्राम में हम दिखा रहे हैं डायरेक्शन, यहाँ पर O से D की ओर दिख रहा है तुम्हें ब्लैक पोर्शन। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फोर्सेस ऑन Q ड्यू टू चार्जेस Q एट B एंड C आर, कितना होगा वो, F2 इक्वल टू वही 3/4πε0 कैपिटल QQ/L², और F3 भी कितना होगा, वही सेम होगा, डिस्टेंस सेम है इसलिए, चार्ज भी सेम है, 3/4πε0 कैपिटल QQ/L²। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास एक सिंपल बात है, डायग्राम में देखो, अभी समझ में आएगा तुम्हें आगे। ठीक है, अब ये डायरेक्शंस ऑफ F2 और F3 कैसे होंगे। F2 का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं B के ऊपर, Q2 चार्ज रखा है हमने, दोनों के बीच में रिपेल्सिव फोर्स होगा तो डायरेक्शन ऐसे होगा इसका फोर्स का, और जो C का है चार्ज वो भी इसको रिपेल ही कर रहा है, तो यहाँ का फोर्स भी इसके अलॉन्ग आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हम डायग्राम में अभी यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पर ये देखो दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में, देखो हम यहाँ पे ये वेक्टर्स शो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे F2 और F3 के वेक्टर्स हैं। F2 कौन सा है, ये वाला है, F3 कौन सा है, ये वाला है, और ये क्या था पहले वाला, ये था हमारा F1। ठीक है, तो ये होगा डायग्राम यहाँ तक क्लियर। हमें क्या निकालना है, ये तो सिर्फ हमने क्या निकाले हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले हैं। हमें निकालना है नेट फोर्स, किसके ऊपर, कैपिटल Q के ऊपर। कहाँ पे रखा है उसको, हमने कैपिटल O के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ये दो फोर्सेस है, कौन से, F2 और F3, इनका पहले हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम पूरा करना पड़ेगा हमें इस तरह से। डायग्राम में देख लो, यहाँ पे ब्लू लाइन्स आ रही है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा अभी ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब O से A की ओर F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो किधर है, OA के अलॉन्ग है, और F1 कैसा है, OD के अलॉन्ग है। अभी दोनों देखो कैसे यहाँ पर है, अपोजिट वेक्टर से। अब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले F2 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा मैथमेटिकली वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 60 है। अगर ये 60 हो गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये हमें एंगल यहाँ पे चेक करना है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं बस इतना ही पार्ट ले रहा हूँ यहाँ का। ये पार्ट अगर लिया मैंने तो ये 60 एंगल है, ये 90 एंगल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो इसका हम यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अब देखो ये पार्ट पूरा ऑप्शनल एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एकदम डीप में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर तुम्हें पता है डायरेक्टली, तुम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो F2 कितना आ जाएगा मेरे पास, F2² प्लस F3² प्लस 2F2F3 कॉस ऑफ 120। यही लॉ है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन F2 और F3 कैसा है, सेम है, देखा था हमने पहले ही।
तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुटअप करता हूँ, मान लो कुछ एफ डैश F2 और F3 के लिए, ठीक है, यहाँ पे पुटअप करता हूँ, तो ये जो एफ डैश स्क्वायर का जो था स्क्वायर रूट के अंदर, वो बाहर आके बनेगा सिर्फ एफ डैश। अंदर क्या बच गया यहाँ पे, ये बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ 90 प्लस 30। ये जो कॉस 120 है, इसको ब्रेकअप कर रहा हूँ मैं कॉस ऑफ 90 प्लस 30 में। जिनका मैथमेटिक्स नहीं है थोड़ा समझ लो अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक होगा बात सबको क्लियर, कैसे आ रहा है ये एक बार देख लो। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे पास है F23, ठीक है, ये हमारे पास था F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ 120, ठीक है, समझ लो अब यहाँ पे कॉस ऑफ 120। लेकिन ये F2 स्क्वायर और F3 स्क्वायर हमारा सेम ही है, मतलब ये F डैश स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मान लो यहाँ पर कुछ ये। और ये भी यहाँ पे F1 इंटू F2 का वापस अगर हमने F डैश ले लिया तो ये भी F डैश स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को अगर लेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स F डैश स्क्वायर बनेगा, और ये भी बनेगा प्लस 2 टाइम्स F डैश स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अभी ये जो हमारे पास F डैश स्क्वायर है, इसको अगर हमने कॉमन ले लिया इस पूरे टर्म को, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स F डैश स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अभी यहाँ पर, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर, यहाँ से निकलेगा तो ये 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 लिया तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पे कॉस ऑफ 120 हमारे पास में मल्टीप्लायर था। ये पूरा किसके अंदर था, स्क्वायर रूट के अंदर था, ठीक है। तो इसलिए ये 2F डैश जो है, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं F डैश स्क्वायर को, तो ये F डैश बाहर आ जाएगा ऐसे, और अंदर बच जाएगा 2 टाइम्स ये वाला 1 प्लस ये टर्म, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो पूरा सॉल्व करने के बाद में जो है हमारे पास ये ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है cos A प्लस बी का, ठीक है। क्या है फार्मूला cos A प्लस बी का, फार्मूला है cos ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B। अगर यहाँ पे प्लस साइन आता है तो यहाँ पे आता है माइनस साइन A साइन B। ये फार्मूला है cos A प्लस बी का, तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, किसके लिए, cos 90 प्लस 30 के लिए। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो cos 90 0 बन जाता है, sin 90 1 बन जाता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका अभी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर तुम्हें डायरेक्टली पता है डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जिसको मैथमेटिक्स नहीं उसके लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से ही। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है, ये पूरा टर्म जो है वो 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी F23 क्या जाता है, F डैश ही बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, F23 क्या बन जाएगा हमारा, F डैश ही बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 3/4πε0 कैपिटल Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। अभी तक हमें आंसर नहीं मिला है, नेट आंसर हमें निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। अब तक क्या निकाला हमने निकाला F1 और हमने निकाला F23। F23 क्या है, F2 और F3 का रिजल्टेंट है, जो कि ये ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं। और ये जो OD के अलॉन्ग जो लाइन दिख रही है यहाँ पे नीचे वाली, ये हमने फाइंड कर रखी है F1 के नाम पे। अब हमें इन दोनों का सम देखना है कितना आता है, ठीक है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में। तो ये अगर हम करते हैं, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q इज, ये बन जाएगा हमारे पास F नेट इक्वल टू, F1 कितना था हमारे पास में, F1 ये था, लिख दिया हमने यहाँ पे 3/4πε0 कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। और जो F23 आ गया वो आ गया हमारे पास माइनस 3/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर। दोनों भी सेम है, इसलिए जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा 0। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब लकीली ये दोनों भी सेम आए, इसलिए आंसर 0 आ गया। अगर एक बड़ा होता एक छोटा होता तो आंसर शायद हमारा 0 नहीं आता, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तुम्हें अलग अलग चार्ज भी दे सकते हैं। यहाँ पे सेम चार्जेस दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था, इसलिए आंसर 0 आ गया हमारा। अदरवाइज़ ये आंसर कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं।